कि क्या सिद्धू को पॉलिटिकल गेंस की वजह से मारा गया था। इसके बाद शहजाद भट्टी का एक वीडियो आया जिसमें उसने कुछ ऐसी बातें कही, कहां से हथियार अरेंज हुए, वो पैसे कहां से आए। खालिस्तान से लॉरेंस के लिंक का जिक्र भी एनआईए की चार्जशीट में कई बार हो चुका है। एक फॉर्च्यूनर को भी सीज किया गया जो हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग में यूज की जाती थी। और ये लखवीर सिंह उर्फ लांडा जो है, ये एक एक्टिव मेंबर है प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन वब्बर खालसा इंटरनेशनल का। 29 मई 2022, ये तारीख शायद आपको याद हो या शायद नहीं। आज से पूरे 3 साल पहले पंजाब के ज्वारखा गांव में कुछ लोगों ने एक थार को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में यूज होने वाले वेपन्स में पिस्टल्स और रशियन AN-94 जैसी गन्स थी जो कि इंडिया में रेयरली अवेलेबल हैं। और मरने वालों में शामिल थे सिद्धू मूसेवाला। 3 साल गुजर गए, पॉलिटिक्स हुई, कैंडल मार्च निकाले गए, बयानबाजियां हुई। सिद्धू के माँ बाप आज भी जस्टिस की आस में हैं। फैंस गाने के कमेंट बॉक्स में रेस्ट इन पावर लिखते हैं और सिद्धू को याद करते हैं। मीडिया को शोर मचाने के लिए नए मुद्दे मिल गए और लोगों को मसाला। एक तरफ लोग लॉरेंस बिश्नोई को भगवान बनाने में लगे थे, ये जस्टिफाई करने में लगे थे कि उसने तो अपने भाई का बदला लिया है, क्या गलत किया है सिद्धू को मारकर। और पिछले 3 सालों में लॉरेंस बिश्नोई की जो इमेज क्लीनिंग हुई है, उसमें चाहे गौरव आर्य हो, अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना, चाहे मीडिया हो, कोई पीछे नहीं रहा, ये जानते हुए भी कि वो एक क्रिमिनल है और आप किसी क्रिमिनल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर कुछ दिन पहले पाकिस्तान से एक वीडियो आया जिसने सिद्धू की मौत की पहेली को फिर से घुमा दिया। ये है पाकिस्तान का एक डॉन शहजाद भट्टी। इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के बीच लॉरेंस गैंग की तरफ से एक मैसेज सर्कुलेट हुआ जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा और हाफिज सईद का एक फोटो था जिस पर रेड क्रॉस का साइन था। इसके बाद शहजाद भट्टी का एक वीडियो आया जिसमें उसने कुछ ऐसी बातें कही जिससे कई सारे सवाल फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। शहजाद ने पहले तो एक पोस्ट में कहा कि हाफिज सईद की तरफ कोई बंदा अगर उंगली करेगा या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। और भी काफ़ी कुछ लिखा था, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक वीडियो आया जिसमें उसने कहा कि उसके पास बिश्नोई की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें सिद्धू के मर्डर की सारी प्लानिंग कैसे हुई, कहाँ से हथियार अरेंज हुए, वो पैसे कहाँ से आए, ये सारी बातें शहजाद भट्टी क्लेम करता है कि वो वायरल कर देगा अगर बिश्नोई गैंग नहीं माना। मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं कि कल को तुम्हें तुम्हारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े कि बाबा सदीकी जो था वो किस पॉलिटिशियन के कहने पे मरवाया गया। सिद्धू मूसेवाला किसने मरवाया, किस बंदे ने वेपनों के पैसे दिए, ट्रांसफ़र किए, वेपन तुम्हें भी पता है किधर से आए थे, कि किस बंदे ने इंडिया के पैसे दिए, किस बंदे ने कहाँ दिए, सब कुछ फिर सामने आ जाएगा। देखिए, इससे पहले कि आप कमेंट में जाकर मुझे एंटी नेशनल अनाउंस करें, मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस बंदे को ग्लोरीफाई करने बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। ये जो भी है, पहली बात तो ये गैंगस्टर है और ये उन्हीं लोगों में से है जो चंद रुपयों के लिए और पॉलिटिकल गेन्स के लिए किसी भी बेगुनाह को मार देते हैं। बट यहाँ कुछ सवाल हैं जो उठने चाहिए। पहले तो ये कि क्या सिद्धू को पॉलिटिकल गेन्स की वजह से मारा गया था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो क्लेम करता है कि उसने अपने दोस्त का बदला लिया सिद्धू को मारकर। दूसरा सवाल ये है कि हमने ये हाफिज सईद को मारने का, जुल्म के खिलाफ लड़ने का, देश को बचाने का जिम्मा किसे दिया है, अपनी आर्मी को, अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज को या लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को। आप बिश्नोई की रील्स पर जाओ और कमेंट देखो, छोटे छोटे बच्चे उसे अपना हीरो बता रहे हैं, उस इंसान को जिसके लिंक पाकिस्तान से हैं। ऐसा हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज खुद क्लेम करती हैं। खालिस्तान से लॉरेंस के लिंक का जिक्र भी एनआईए की चार्जशीट में कई बार हो चुका है, लेकिन हम सिद्धू की मौत को ये कहकर जस्टिफाई कर देते हैं कि वो तो खालिस्तानी था और बिश्नोई तो खालिस्तानियों को मार रहा है। और जिसे आज कुछ लोग हीरो बना रहे हैं, क्या सच में वो इतना बड़ा देशभक्त है? लोग कहते हैं कि लॉरेंस एंटी खालिस्तानी लोगों के अगेंस्ट बात करता है और इस तर्क पर लोग सिद्धू मूसेवाले के को भी जस्टिफाई कर देते हैं। और लॉरेंस खुद भी इंटरव्यू में अपनी छवि एक देशभक्त की बनाने की कोशिश करता है। अब आप जो ये देख रहे हैं, ये एक चार्जशीट है जो एनआईए यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने यूएपीए के अंडर 4 लोगों के खिलाफ दर्ज की है जो इंडिया में टेररिज्म एक्टिविटीज को फंड करने में हेल्प कर रहे थे। इसमें सबसे पहला नाम था दरमनजोत सिंह उर्फ दरमन खालोन। दरमन लखवीर सिंह उर्फ लांडा और बिश्नोई गैंग के बीच का मेन लिंक बताया जाता है। और ये लखवीर सिंह उर्फ लांडा जो है, ये एक एक्टिव मेंबर है प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन वब्बर खालसा इंटरनेशनल का।
दरमन पर आरोप है कि वो पाकिस्तान से इंडिया में वेपन्स और ड्रग्स स्मगल करवाता है। दूसरा नाम है विकास, जो कि मेंबर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और इसने ही पंजाब पुलिस स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर आरपीजी अटैक करवाने वाले गैंग मेंबर्स को पनाह दी थी। फॉर्चुनेटली इस अटैक में किसी की जान नहीं गई, और ये सब मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा। सारी रिपोर्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जनवरी 2024 में एनआईए ने 4 प्रॉपर्टीज को सीज किया, जिनका इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज और स्मगलिंग के लिए किया जा रहा था। इनमें से 2 प्रॉपर्टीज की डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। पहली है फ्लैट नंबर 77/4 गोमती नगर लखनऊ। इस फ्लैट को सीज किया गया, जो कि रजिस्टर्ड था विकास के नाम पर। एक फॉर्च्यूनर को भी सीज किया गया, जो हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग में यूज की जाती थी। ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी जोगिंदर सिंह के नाम पर, जो कि पिता हैं गैंगस्टर काला राणा के। ये काला राणा जो है लॉरेंस का क्लोज फ्रेंड था और बिश्नोई गैंग का कोर मेंबर भी था। एक और जो चार्जशीट एनआईए ने फाइल की, उसके मुताबिक लॉरेंस का इन्वॉल्वमेंट एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, इलीगल वेपन्स की सेलिंग कर फंड रेज करना, जिससे कि टेरर एक्टिविटीज को फाइनेंस किया जा सके और यूथ को पैसे के दम पर गैंग में शामिल किया जा सके, जो कि हमने सिद्धू और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी देखने को मिला, जहां 50-50 हजार में शूटर्स को हायर किया गया था। अब ये रिपोर्ट्स कहीं हवा में से तो आई नहीं है, हमारे ही देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज की हैं, जो लॉरेंस के लिंक प्रो खालिस्तानी ग्रुप से भी दिखाती हैं और पाकिस्तान से भी। पर यह देश का दुर्भाग्य है कि भगत सिंह की टी शर्ट पहनने वाले को हम डायरेक्टली भगत सिंह से कंपेयर कर देते हैं। जिन लोगों को ये ग्रुप हायर करते हैं, उनसे शूटिंग कराते हैं, उनसे लोगों को मरवाते हैं और फिर वो पकड़े जाते हैं। क्या किसी ने उनकी फैमिलीज के बारे में सोचने की कोशिश की है? पर ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स को जेल में रखा जाता है ताकि उनकी एक्टिविटीज पर रोक लगाई जा सके। देश की टॉप जेल्स में बैठकर लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जहां एक सुई तक नहीं जा सकती, वहां से लोग डब्बा कॉलिंग के जरिए गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। आलम ये आ गया है, किसी बच्चे से उसका आइडियल पूछो तो वो किसी पुलिस वाले का नाम नहीं लेता, बल्कि उसे गैंगस्टर बनना है। देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर वही गैंगस्टर के साथ मिलेंगे, क्या ही कर सकते हैं। इस देश को सोल्जर्स की ज़रूरत है, साइंटिस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ना कि गैंगस्टर्स की। आगे आपकी समझ है, जो भी मैंने कहा सारे रिपोर्ट्स के साथ कहा। रिपोर्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।